नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 आपकी परीक्षा है 18 और 19 तारीख को। तो सामाजिक अध्ययन से जो साथी तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए स्पेशल हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के जो टॉपिक्स हैं आपके भारतीय संविधान निर्माण, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य। ठीक है, तो आज हम इन टॉपिकों में से 150 क्वेश्चनों की बात करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे जो बार बार परीक्षा में पूछी जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। पिछली बार हम बात करें तो जो थर्ड ग्रेड भर्ती हुई थी उसमें इस टॉपिक से भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित आपके 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और मैं किस प्रकार के क्वेश्चन लेके आऊँ। बस आपको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बात करते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों की। सबसे पहले प्रश्न की बात करता हूँ कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। जो भारत की संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गणेश वासुदेव मावलंकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम प्रीवियस ईयर जो पिछली बार 7 से 8 प्रश्न पूछे गए थे उसकी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम तुरंत वापस जो मैंने क्वेश्चन बनाए उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जब संविधान सभा का निर्माण चल रहा था उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। सबसे पहले तो ये याद रखना है, ये प्रश्न आता है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। फिर यहाँ पे हम बात करें स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए आपसे संविधान सभा का तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। यहाँ पे जब इसका निर्माण चल रहा था उस टाइम उपाध्यक्ष, ये पिछली बार पूछा गया था, ये भी पिछली बार पूछा गया था, उपाध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। HC मुखर्जी जो थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। सचिव आपसे पूछ ले, इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। सचिव थे HVR अयंगर। HVR अयंगर इसके सचिव थे। उप सचिव आपसे पूछ ले, उप सचिव के बारे में तो BFHB तैयब जी। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और संविधान सभा के सलाहकार कौन से, वो भी याद रखना है, BN राव। कौन थे? BN राव थे सलाहकार। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न अब मैं चर्चा करूंगा। पिछली बार प्रश्न इस प्रकार पूछे गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के प्रावधान और स्त्रोत दिए गए, स्त्रोत व विशेषताओं से एक प्रश्न पक्का आएगा आपका, वो मैं आपको बता दूं कौन कौन से आपको याद करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, कौन कौन सा कहाँ से आएगा और कितना का आएगा और कौन सा पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? बिल्कुल सही है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार USA अमेरिका से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से ली गई है। एक बस एक ही है ये, जापान से जो लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आपको याद रखना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो अनुच्छेद 21 के अंदर है। किसके अंदर है? अनुच्छेद 21 के अंदर है ये, जो जापान से। फिर समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये गलत है, यहाँ पे कनाडा से नहीं ली गई है, समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। वहीं हम बात करें अवशिष्ट सूची है, संघ सूची है, वो कनाडा से ली गई है। ठीक है, उसके बाद में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें इसने पूछा कि सही सुमेलित नहीं है, वो हो जाएगा समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब मैं थोड़ी सी आपको प्रक्रिया बता देता हूँ कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अमेरिका का। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से प्रस्तावना आपका टॉपिक है, जो टॉपिक है वो याद रखना है, प्रस्तावना लिया गया है। दूसरा मूल अधिकार, ठीक है, ये याद रखना है, मूल अधिकार लिया गया 12 से 35। विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 लिया गया है, ये याद रखना है। उपराष्ट्रपति का पद, उप राष्ट्रपति का पद लिया गया इससे, ठीक है, अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61, वो याद रखना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, कब लगाया गया? अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124, ये भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये चीज़ें हैं अमेरिका से। दूसरा रूस से आपसे पूछा जाए, बाकी प्रश्न आ जाएंगे। मूल कर्तव्य आपसे पूछा जाए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? अनुच्छेद 51A वाला, कै वाला। उसके बाद में पंचवर्षीय योजना आपसे पूछी जाए, क्योंकि रीट के अंदर इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे। पंचवर्षीय योजना का आयोजन से रूस से लिया गया है।
उसके बाद में दक्ष आपसे पूछे संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपसे पूछी जाए वो कहाँ से ली गई है, अनुच्छेद जो 368 है ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। अब हम बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्वेश्चनों की बात करेंगे क्योंकि हमें बस रिवीजन करना है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? जो टॉपिक है ना उसी में से प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा पूछा गया है। जैसे ये 5 टॉपिक आपके तो इन्हीं में से ही पूछे गए, एक्स्ट्रा बाहर नहीं आया। तो इसने पूछा है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कौन से जो है वाद था प्रस्तावना के अंदर, उद्देशिका के अंदर, तो ये बेरूवारी संघ मामला था। ये कब का है बेरूवारी वाद? ये 14 मार्च, ये सन याद रखना, 14 मार्च 1960 का है, 14 मार्च 1960 का है। केशवानंद भारती जो मामला है केरल वाला, ये 1973 का है। ये क्रम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर ये उसके बाद में SR बुम्बई मामला, ठीक है। तो ये 2 मामले हैं, ये न्यायालय से संबंधित है। मिनर्वा मिल्स ये 1980 का है और ये 1994 का है, तो ये अलग 2 है। इसमें जो प्रस्तावना से संबंधित है एक तो ये है और ये एक ही है, ये दोनों याद रखने। और मैं आपको थोड़ा सा क्रम बता देता हूँ। सबसे पहला आपको याद रखना है एन के, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, एन के गोपालनवाद, ठीक है, ये क्रम पूछा जा सकता है। एल के गोपालनवाद आपसे पूछा जाए, मद्रास वाला, ये 1950 का है। इसने कहा कि उद्देशिका यानी उद्देशिका के बारे में कहा कि न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है, न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। दूसरा जो अभी प्रश्न आया था हमारा बेरूवारी बाद आपसे, ये 1960 का है। इसने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये जो प्रस्तावना है ये मार्गदर्शिका के रूप में काम करती है, ये इसने कहा, ठीक है। तीसरा प्रश्न, एक तो ये हो गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, एक तो इसने ये कहा। दूसरा इसने कहा कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता उद्देशिका में, प्रस्तावना में। तीसरा इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। और चौथा इसने कहा कि जो संविधान है, जो प्रस्तावना है, ये क्या है, एक मार्गदर्शिका सिद्धांत के रूप में कार्य करती है। तीसरा हम बात करते हैं गोलकनाथ, ये क्रम से याद कर लेना, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद, इसका पूरा नाम है, 1967। इसने कहा कि संविधान की आत्मा शाश्वत व अपरिवर्तनीय है। 4 नंबर आपको बात करना है केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद 1973, ये भी याद रखना है। इसने कहा, ये 2 इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, तो इसने तो कहा कि संविधान जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 इसने कहा संविधान जो है, प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, इसने कहा केशवानंद भारती ने, मतलब इसे कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है। 5 नंबर पर आपको रखना है LIC वाद भारत सरकार, ये 1995। तो ये क्रम याद रखना है, 50, 60, 67, 73 और 95। ऐसा कैसा हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट तो रखना ही रखना है आपको। ये 60 है यहाँ पे, 1960, ठीक है, ये 1960 है और ये 1973 है, ये 2 पूछे जाते हैं। इसमें तो है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। जो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार वाद है 1973, इसने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना के अंतर संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, इसने कहा। ये बहुत बार आता है कि ये किस कथन किसके अंदर है कि प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, यानी कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो केशवानंद। तो ये चीज़ें 4 आपको याद रखनी है। अब ये प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट, इस प्रकार का प्रश्न पूछ गया। अब अगला प्रश्न पूछा गया था नीति निर्देशक तत्वों से। इसने पूछा कि निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था वरना संवैधानिक संशोधन के रूप में जोड़ा गया था। जब मूल संविधान था उस टाइम नहीं था, लेकिन उसे बाद में जोड़ा गया, तो वो था पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन अन्य जीवों की रक्षा, ये इसमें जोड़ा गया था। अब ये जोड़ा कब गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जोड़ा गया, एक तो अनुच्छेद याद रखना है 48A के अंदर है, अनुच्छेद 48A के अंदर है। 36 से 51 जो आपके हैं नीति निर्देशक तत्व, तो 48A के अंदर ये है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अब ये जोड़ा कब गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976, उस टाइम इसको जोड़ा गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 1986। आपसे पूछा जाए वन नीति कब बनाई, 1988 के अंदर। आपसे पूछे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 1972 में। तीनों ही प्रश्न छपने वाले हैं और अच्छे तरीके से पढ़ लेना।
फिर कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करना, ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद याद कर लेना 48 के अंदर है अभी, ये 48 के अंदर दिया हुआ है कृषि व पशुपालन। अगला है कि कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि यानी स्मारक व स्थान का संरक्षण, ये अनुच्छेद किस में है? ये अनुच्छेद 49 के अंदर है। समस्त नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता सुनिश्चित करना, ये अनुच्छेद 44 के अंदर है। ये सारे अनुच्छेद याद रखने हैं, नीति निर्देशक तत्वों से एक प्रश्न पक्का आएगा। ये आ जाएगा अपना 48A के अंदर, ठीक है, और ये 48 में आ जाएगा, और ये अनुच्छेद 49 में, और ये 44 के अंदर। ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछा गया था मौलिक अधिकार से, एक एक प्रश्न आएंगे। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है? इनमें से अब आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि कौन से भारतीयों को प्राप्त है और कौन से विदेशियों को प्राप्त है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भारतीयों को प्राप्त है, केवल आपसे पूछे केवल भारतीयों को प्राप्त है अनुच्छेद मौलिक अधिकार 15, 16, 19, 29, ये 30, ये तो है भारतीयों को। आपसे पूछे भारत प्लस में विदेशी, भारत प्लस में विदेशी किस किस को प्राप्त है? 14 अनुच्छेद, 20 है, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 26 है, 27 है, और 28 और 32, ये क्या है? भारत और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। अब हमारा प्रश्न है यहाँ पे देखो कि मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर ये कौन से अनुच्छेद में? ये पता होना चाहिए आपको, अनुच्छेद 15 में है, तो ये 15 किसको है? भारतीयों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता किस में है? ये अनुच्छेद 14 के अंदर है, ठीक है, ये किस में है? ये भारत विदेशी दोनों के लिए है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंदर है, ये दोनों के लिए है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, ये दोनों के लिए है। तो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि अब आपको ये पता है ना कि केवल भारतीयों के लिए अनुच्छेद कौन सा और केवल भारत व विदेशी के लिए, तो आप अच्छी तरीके से इसको हल कर पाओगे। तो इसका आंसर हमारा 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान में जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? तो ये भी याद रखना है आपको। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में सूचियां कितनी हैं, अनुसूचियां कितनी हैं? अभी 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 थी, लेकिन वर्तमान में 12 हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची की मैं बात करूं तो इसमें वर्तमान में 98 विषय हैं, राज्य सूची के पास 59 विषय हैं, और समवर्ती सूची के पास में वर्तमान में 52 विषय। ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो पूछा है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो सीधा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ संघ सूची के अंदर कौन कौन से विषय बार बार पूछे जाते हैं। संघ सूची के अंदर एक तो जनगणना पूछी जाती है, बहुत बार आता है। जनगणना है अपना मूल अधिकार टॉपिक है जो, ठीक है। दूसरा नागरिकता, ठीक है, 5 से 11 वाली। उसके बाद में आयकर, आयकर है वो जनगण, इसके अंदर रक्षा और संचार, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में समवर्ती सूची के बारे में बताता हूँ, ज़्यादा राज्य के बारे में नहीं पूछा जाता। समवर्ती सूची में शिक्षा, ये आता ही आता है। वन्य जीव, याद रखना, वन व वन्य जीव समवर्ती सूची के अंदर आता है। जनसंख्या, जनगणना संघ सूची का और जनसंख्या किसका है? समवर्ती का है। फिर ये तो बहुत बार पूछा गया, जन कल्याण, ये तो इतनी बार पूछा गया है कि जन कल्याण परिवार नियोजन किसके अंदर शामिल होता है? परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची के अंदर। जो जन्म मृत्यु पंजीकरण है वो समवर्ती। राज्य के अंदर है, राज्य के अंदर इंपॉर्टेंट क्या आता है? एक तो कृषि आती है, ठीक है, दूसरा सिंचाई आता है, तीसरा पशुपालन आता है, ये भी याद रखना है, पशुपालन, और चौथा पंचायती राज और नगरीय, ये दोनों किस में आएंगे? राज्य के अंदर आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहां से सीधा प्रश्न छपेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ये पूछा जाता है, प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो इसमें प्रारूप समिति का गठन कब किया? 29 अगस्त 1947 को, ये दोबारा भी आ सकता है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था, और इसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को, और 5वें सत्र में किया गया था। यह भी पूछा जा सकता है, जो 12 सत्र हुए थे जिसमें से 5वें सत्र में किया गया था। इसमें टोटल आपसे पूछे कितने सदस्य थे, सदस्य पूछ लिया आपसे, तो 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य। मैं आगे बता दूंगा कौन कौन सा सदस्य कौन सा था, नहीं था, हाँ था, आगे मैं प्रश्न बना के लाऊंगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री पूछी गई है। देखो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। अब कईयों को तो ये भी पता नहीं है कि भारत की पहली केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो कौन थी? अमृता कौर, ठीक है।
कौन थी? अमृता कौर। यहाँ पे विजय लक्ष्मी पंडित है, एक महिला दी हुई है विजय लक्ष्मी पंडित, ये है नेहरू जी की बहन। कौन है? नेहरू जी की बहन है, जो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री बनी थी। आपसे पूछे कैबिनेट मंत्री, तो ये बनी थी। और इनका एक बहुत बड़ा योगदान है, ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, वहाँ की ये पहली महिला राजदूत भी रही हुई है, नेहरू जी की बहन। फिर है सरोजनी नायडू, ये है पहली महिला राज्यपाल। पहली महिला राज्यपाल पूछी 1947 से लेकर 1949, वो थी सरोजनी नायडू। मीरा कुमार कौन थी? महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार पहली। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इतनी। अब ये प्रश्न आए थे इतने जो मैंने बताए। अब हम बात करते हैं वापस अपने प्रश्न पर, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न कर लिया। दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ये इंपॉर्टेंट है। तो कितनी? 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। और ये प्रश्न इतनी बार आ चुका है, बार बार आता है। अब इसमें 15 महिलाओं के तो हम नाम याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं एकमात्र महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम पूछा जा सकता है आपसे। एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम है इसमें बेगम एजाज रसूल। एजाज रसूल, एजाज रसूल। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है एकमात्र दलित महिला, एकमात्र दलित महिला कौन थी? तो वो आपसे पूछा जाए दक्षायनी ये वेलायुधन, जो मद्रास की थी। और आपसे पूछा जाए कि जो प्रांत थे, ठीक है, जो प्रांत थे, तो सर्वाधिक जो महिलाएं थी वो किस प्रांत से थी? वो थी संयुक्त प्रांत से, जो 5 महिला शामिल थी, ठीक है, संयुक्त प्रांत से, जो यूपी के अंदर है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है थोड़ी सी। तो भारतीय संविधान निर्माण में महिलाओं का जो भूमिका थी वो 15 महिला थी इसके अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भी थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, हम जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है? तो भाग इसमें हो जाएगा 2। नागरिकता का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पे है? भाग 2 के अंदर है, ठीक है। भाग 2 के अंदर नागरिकता है, और अनुच्छेद अपने हैं 5 से 11 तक नागरिकता दी हुई है, ठीक है। और कौन सी किस प्रकार की नागरिकता है हमारे पास? इकहरी, ठीक है, इकहरी नागरिकता है, ये भी आपको याद रखना है। और ये नागरिकता का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? इकहरी नागरिकता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा, नागरिकता मैंने आपको बताया कौन सी सूची का विषय है? ये संघ सूची का विषय है। और कानून संसद बनाती है साधारण बहुमत से पर। 5 प्रकार की नागरिकता हमें दी हुई है, ये भी पूछा जा सकता है। जन्म से, दूसरा वंश, तीसरा पंजीकरण, ठीक है, और देशीयकरण, ये नाम याद रखना। हो सकता है एक आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी नागरिकता नहीं है। 5वीं हमारे पास है अधिग्रहण की, और ये जो जन्म से है धारा 3 1 के अंदर है, वंश है धारा 4, और पंजीकरण है धारा 5 के अंदर, देशीयकरण धारा 6, और अधिग्रहण धारा 7। ये जो नागरिकता के अंदर धारा है उसके अंदर है ये, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा भाग 2। अगला प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए? ये प्रश्न आता ही आता है और बार बार आता है। सबसे पहले तो कौन सा वाद था जिसने कहा था कि प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया जा सकता है? केशवानंद भारती, जो बनाम सरकार केरल वाला 1973, उसने कहा कि प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया जा सकता है। अब संशोधन किया गया है तो वो कब किया गया है? और एक याद रखना, प्रस्तावना के अंदर एक बार ही संशोधन हुआ है, ये भी पूछा जाता है बार बार। एक बार ही, वो हुआ कब? वो हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसमें ये समाजवादी, ठीक है, 3 शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ। समाजवादी, पथ निरपेक्ष, जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, पथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता, ये शब्द 3 इसमें जोड़े गए थे। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये आपके धर्म के ही नाम मान लो, ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, कहने का नाम जप लियो, के 3 नाम जप लियो, प्रश्न में पक्का होगा। तो 42वां इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत स्वतंत्रता का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को मूल संविधान में नहीं दिया गया है? कौन सा इसमें नहीं दिया गया है? इसमें देखिए, शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, बिल्कुल सही है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार, ये नहीं है अभी। संपत्ति के अर्जन, धारण, व्यय का अधिकार है। कोई कारोबार करने का अधिकार है, तो इसमें बी नंबर हमारा नहीं होगा। ऐसा अनुच्छेद 19 के अंदर नहीं दिया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सहकारी समिति बनाने का अधिकार। देखिए 19 के अंदर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 के अंदर है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है।
19 के अंदर किसका? स्वतंत्रता। 19 ये पूछा जाता है, जैसे 19 एक है, फिर 19 फिर एक एक इसके अंदर डी से स्टार्ट होता है, फिर ई है, 19 एक एफ है, 19 एक जी है। ये पूछा डी के अंदर है संपूर्ण भारत में विचरण करने पर, आप संपूर्ण भारत के अंदर विचरण कर सकते हैं। ई के अंदर है निवास करने के, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप नहीं जा सकते। तीसरा एफ के अंदर है संपत्ति का, कई बार ऐसे भी दिया जा सकता है, संपत्ति का अधिकार है। और तीसरा है व्यापार वृद्धि और आजीविका का भी आपका अधिकार है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी नोट करनी है। उसके बाद चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ऐसा एक छोटा प्रश्न आएगा आपका और अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। अब मौलिक कर्तव्य याद रखना है, मौलिक कर्तव्य आपको मूल कर्तव्य नहीं मिलेगा, वहाँ पे मौलिक कर्तव्य मिलेगा। आप सोचोगे कि ये मौलिक अधिकार तो नहीं है, मौलिक अधिकार अलग है और मौलिक कर्तव्य अलग है, ठीक है। तो मूल कर्तव्य कोई मौलिक कर्तव्य कह देते हैं, तो दोनों में कन्फ्यूज नहीं होना है, कई बार हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 51A के अंदर है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये मौलिक कर्तव्य जोड़े किस प्रकार गए थे? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो 12 सदस्य की सिफारिश पर 1976 के अंदर ये जोड़े गए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर जो है ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे पहले, ठीक है, भाग 4 क के अंदर। पहले कितने 10 जोड़े गए थे जब अपने प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और जब अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के जो प्रधानमंत्री बने तो उस टाइम 86वां संविधान संशोधन लागू किया गया था 2002 के अंदर। उसके तहत जो है एक 11वां मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था, 11वां मूल कर्तव्य। तो अब वर्तमान में आपसे पूछे कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। और 1976 के तहत बात करें, 42वें संविधान संशोधन के तहत, तो 10 मूल कर्तव्य थे उस टाइम भाग 4 के अंदर। जैसे ही 86वां संविधान संशोधन आया 2002, उसमें एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया था। अब अगला प्रश्न बात करते हैं, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया? अब इस प्रकार के प्रश्न बड़े गजब के हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज करने वाले प्रश्न हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया, ठीक है, तो ये 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये प्रश्न आसान नहीं है, ये प्रश्न गलत होने वाले प्रश्न है ये, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब आपको मैं इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया बताऊं, तो इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होती है अपने कैबिनेट मिशन से। कहाँ से होती है? कैबिनेट मिशन से स्टार्ट होती है। कहाँ से भाई? कैबिनेट मिशन से हम चलेंगे, मार्च 1946 से चलेंगे, हम मार्च 1946 से चलेंगे। सबसे पहले संविधान सभा के जो निर्माण की योजना का स्वीकार किया था वो कैबिनेट मिशन ने किया था। फिर संविधान सभा का गठन आपसे पूछे, प्रश्न ये आता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? 6 दिसंबर 1946 को, 6 दिसंबर 1946 को। फिर आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक कब हुई ये पूछा जाए। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। फिर आपसे पूछे कि संविधान सभा की दूसरी बैठक, सेकंड बैठक आपसे पूछे 10 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। पांचवी बैठक थी अपने 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसमें 8 अनुच्छेद थे। अंतिम बैठक आपसे पूछी जाए, अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। ये बैठकें सारी याद है आपको रखनी है। अब प्रश्न बनता है कि संविधान का अंगीकरण कब किया गया, यानी संविधान बनकर, आपसे पूछे कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। ये जो प्रश्न हमारा, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, यानी अंगीकरण कब किया गया ये आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को। फिर आपसे पूछे संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये बहुत ही कन्फ्यूज़ करने वाली बातें हैं जो एग्जाम में अक्सर बार बार एग्जामिनर पूछता है, और कन्फ्यूज पहला ऑप्शन इसने क्या दिया है? 26 जनवरी 1950, ठीक है। कब अपनाया गया, यह हम कह सकते हैं अंगीकृत कब किया गया, बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है, ठीक है, गैर नागरिकों को नहीं है। अब इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो गैर नागरिकों नहीं है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, और भी मैंने कुछ बताए थे, तो
इसमें जो है उपयुक्त सारे ही है जो गैर नागरिकों को नहीं उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया गया है? अब एक तो प्रस्तावना का अच्छे तरीके से रट्टा ही मार लो, वहाँ से आपके 2 प्रश्न आ ही जाएंगे। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में शब्द नहीं पाया गया है। बंधुता है, स्वतंत्रता है, गणराज्य है, लेकिन संघ शब्द का उल्लेख हमारे जो उद्देशिका है, हमारी जो प्रस्तावना है, उसमें बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता, कानूनों के तहत समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 14 हो जाएगा। तो अनुच्छेद मौलिक अधिकार आपको याद कर लेने। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अंदर है। अनुच्छेद 17 के अंदर आपसे पूछा जाए छुआछूत का अंत किसमें? अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा साथ साथ में चीज़ें याद रखनी है, ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे तरीके से इसका जवाब दे सकेंगे। मौलिक अधिकार को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आपको पता है 12 से 35 तक है, ये आपको याद रखना है। इसमें 12 के अंदर है राज्य की परिभाषा, 13 के अंदर है मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ, जैसे आच्छादन के सिद्धांत है, पृथक्करण का सिद्धांत है, विधि की परिभाषा है, मूल अधिकारों में संशोधन है, वो अनुच्छेद 13 के अंदर है। फिर समानता का अधिकार आपको पता है कहाँ से कहाँ तक है, समानता का 14 से लेकर 18 तक, जिसमें अपना 14 आ जाता है कानून के समक्ष समानता पहला आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, और कानून के सम्मान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आ जाता है, तो ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 51A के अनुसार माता पिता तथा अभिभावकों पर उनके बच्चों के संबंध में क्या मौलिक कर्तव्य लगाए गए हैं? क्या मौलिक कर्तव्य लगाए गए हैं? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों या वार्डों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये जो है इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये अच्छे तरीके से आप बता सकते हो इसका आंसर। तो किसके अंदर? ये 6 से 14 की 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को या जो वार्डों को है शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? क्योंकि मैंने मिक्स क्वेश्चन किए हैं, कोई मूल अधिकार का, कोई नीति निर्देशक, कोई नागरिक का और संविधान का। तो इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हो जाएंगे प्रारूप समिति के। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता ही देता हूँ। प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, छोटा शॉर्टकट लिख देता हूँ, भीमराव। उसके बाद में 2 है सैयद, ये नाम आगे आएंगे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद महमूद सादुल्ला। तीसरा है अलादी कृष्णा स्वामी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, और 4 नंबर पर थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी, ठीक है, अयंगर। उसके बाद में 5 नंबर पर डॉक्टर के एम मुंशी भी थे, ये भी याद रखना है। और 2 व्यक्ति और थे जिनका नाम बताता हूँ आपको। एक तो थे BL मित्र, ठीक है, और 7 नंबर पर थे DP खेतान। कौन थे? DP खेतान। ये 2 व्यक्ति थे। ठीक है, जिसमें से सभी तो निर्वाचित थे, लेकिन ये 2 व्यक्ति थे वो निर्दलीय थे। अब जो BL मित्र हैं, इनके स्थान पर इनका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो इनके जगह N माधव राव आए थे। ठीक है, ये भी याद रखना, N माधव राव आए थे। और इसी प्रकार DP खेतान की जगह कौन आए थे? TT कृष्णामाचारी आए थे। तो दोनों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। ये 7 व्यक्ति थे, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो ये कहाँ से गई है? एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? इकहरी नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है। कहाँ से? इंग्लैंड से ली गई है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? 1, 2, 3, 4। अभी मैंने बताया, तो एक बार ही संशोधन हुआ है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे जो मैंने आपको नाम बताए। उसके बाद में भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन वोट का अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार है इसमें शामिल नहीं होता है। जो 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार है, इसमें ये वोट देने का जो है अधिकार इसमें शामिल नहीं होता है। और मूल अधिकार है, संघ सूची का विषय है, ये भी याद आपको रखना है। सांस्कृतिक व शैक्षिक जो
अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 23 से 24 के अनुच्छेद, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंदर, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। जो सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 42। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न है, भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक सदस्य थे उनकी संख्या थी 299। ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो सदस्य है 299 जो सदस्यों की संख्या है वो है स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या है 299। और जो ये 389 है ना, ये है संविधान सभा का जब गठन हुआ था उस टाइम है। उस टाइम कितने थे? टोटल 389 थे। इस 389 के अंदर जो निर्वाचित थे, आपसे पूछ लीजिए निर्वाचित कितने थे? 296 सदस्य थे। और उसमें मनोनीत जो सदस्य चुने गए वो थे 93। इस 296 में से 292 सदस्य थे अपने ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य थे जो चीफ कमिश्नर थे। और इन 93 सदस्यों में ये जो थे वो सारे देसी रियासत के जो मनोनीत किए गए थे। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें 296 सदस्य निर्वाचित थे और 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत थे 11 उनके थे, और 4 थे जो अजमेर मेरवाड़ा है, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये जो 4 थे वो थे अपने चीफ, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो वो किस में? अनुच्छेद 11 के अंदर। किसके अंदर है? अनुच्छेद 11 के अंदर। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? आपने देखा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या है? उद्देशिका में है। तो इसका अर्थ है भारत अंतरिम और बाह्य मामले में क्या है? स्वतंत्र है। तो इसका अर्थ ये है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार की पूर्ति करता है? बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण की पूर्ति करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपको याद रखना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? मौलिक अधिकार के अंदर। ये आपसे पूछा जाए तो कहाँ बताओगे आप? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24, ठीक है। ये दोनों ही बाल संरक्षण और बाल अधिकार है, 23 और 24, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बता दिया है। तो किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत इन्हें जो है शामिल किया गए थे। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और बार बार पूछा जा सकता है आपसे कि कौन संचालन समिति के अध्यक्ष थे और कौन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पंडित जवाहरलाल। संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो नेहरू जी के पास थी, एक तो संघीय संविधान समिति, तीनों याद रखनी है। संघीय इसमें 15 सदस्य थे। एक था संघ शक्ति, ठीक है, संघ शक्ति समिति थी जिसमें 16 सदस्य थे। एक राज्यों के लिए जो है समिति थी, राज्यों के लिए समिति, उसमें 6 सदस्य थे। तो ये थी नेहरू जी के पास में। क्या था? नेहरू जी के पास में। और एक इनके पास समिति थी प्रारूप संविधान की जांच के लिए, जो विशेष समिति बनाई गई थी, वो भी नेहरू जी के पास में थी। उसके बाद में यहाँ पे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र जी थे। डॉक्टर राजेंद्र के पास में कौन सी थी? इनके पास में थी एक तो प्रक्रिया, ठीक है, एक तो प्रक्रिया नियम समिति जिसमें 15 सदस्य थे, और दूसरा था संचालन समिति के अध्यक्ष, यानी स्टीयरिंग समिति जिसे कहते हैं। तो वो डॉक्टर राजेंद्र जी के पास थी। ये आपको रखने। एक पूछा जाता है कार्य संचालन, सीधा पूछा जाए, कार्य संचालन समिति जिसमें 3 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी। ये बहुत बार पूछा जाता है, के एम मुंशी। आपसे पूछे कार्य संचालन, ये तो है संचालन समिति, आपसे पूछे कि कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। और जो संविधान सभा के कार्यों के संबंधी समिति थी वो जीवी मावलंकर थे, ठीक है।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? अब देखो अभी आ गया क्वेश्चन, कार्यों पे समिति का नेतृत्व किया था जीवी मावलंकर। अभी मैंने आपको बताया कि जो संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व जीवी मावलंकर ने किया था। जो पी पटाभी सीतारमैया हैं, इनके पास कौन था? सदन समिति के अध्यक्ष थे। ये सदन समिति के अध्यक्ष थे, सदस्य थे। ठीक है, नेहरू के बारे में आ गया। और के एम मुंशी के बारे में मैंने बताया कि कार्य संचालन समिति। ठीक है, ये कुछ संविधान सभा की समितियां थी जहां से प्रश्न बनते हैं। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 6 के अंदर है। किसमें? अनुच्छेद 6 के अंदर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी है, पथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्षता है, प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन लोक कल्याणकारी शब्द ये हमारी उद्देशिका प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की गारंटी के अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उद्देश्य है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंदर है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? एक आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाए 86वां जो संविधान संशोधन है ना, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं। 86वां संविधान संशोधन अपने 2002 की बात करें, इसके तहत क्या क्या किए गए थे? एक तो भाग 3 है ना, भाग 3 के अंदर मूल अधिकार है। मूल अधिकार के अंदर अनुच्छेद 21 कै जोड़ा गया था। एक तो ये याद रखना है, 21 कै या ए जोड़ा गया। एक जो भाग 4 है, ठीक है, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है, इसमें अनुच्छेद 45 जो है संशोधन किया गया। ठीक है, और एक याद रखना है, भाग 4 कै के अंदर, भाग 4 कै के अंदर जो 11वां मूल अधिकार है, वो मूल कर्तव्य है, वो जोड़ा गया। अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये चीज़ें 3 भी आपको याद रखनी है साथ में। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो है लागू किया गया था? ये अनुच्छेद 39 कै के अंदर, अनुच्छेद 39 कै। तो ये है नीति निर्देशक तत्व के अंदर है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद जो 39 ए इसे बोला जाता है या इसे कै बोला जाता है। ठीक है, तो ये है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें जोड़ा गया था। तो ये भी याद रखना है आपको। तो ये जो विधिक सेवा अधिनियम प्राधिकरण 1987 पारित किया गया था, ये अनुच्छेद 39 कै के अंदर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, ये भी पूछा जाए तो ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे है? ग्राम पंचायत से संबंधित है, क्योंकि बहुत बार मिलान चिन्ह से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी साथ में आपको रिवीजन करते रहना है ताकि आप अच्छे तरीके से इनका जवाब देख सको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अभी तो बता ही देखो आप कहाँ से है, 36 से 51 तक है। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान सभा ने अपनी पहली सत्र बैठक आयोजित की थी। पहली सत्र की बैठक है वो कब आयोजित की थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? किस प्रकार की भी? एकल नागरिकता प्रदान करता है, ये हमने चर्चा कर ली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? ये प्रश्न दोबारा आ गया है वैसे तो ये बेरूवाड़ी वाद। ठीक है, जो 1960 वाला है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद 17 है अभी, यानी छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किस में है? अनुच्छेद 17 के अंदर है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार एक है। किस प्रकार का अधिकार है संपत्ति का अधिकार? ये एक कानूनी अधिकार है जो 300 अनुच्छेद 300 कै के अंदर इसे जोड़ा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी के तहत राज्य की एक बाध्यता है? राज्य की एक बाध्यता है। तो
राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये किस में है? ये नीति निर्देशक तत्व के अंदर है, जो हमने पहले चर्चा की थी इस प्रश्न की। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये देखो एक प्रश्न ये आ गया, मैंने बताया BN राव। ये प्रश्न सारे के सारे वैसे तो पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक जो सलाहकार है वो कौन थे? BN राव। BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन हुआ था। कहाँ से हुआ था इनका? पश्चिम बंगाल से। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? मौलिक जो कर्तव्य हैं उनका विचार है रूस से लिए गए हैं। एक तो मौलिक कर्तव्य और दूसरा पंचवर्षीय योजना का उल्लेख रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न बनता है, भारत की उद्देशिका के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत के संबंध में निम्न में से असत्य कथन बताना है। तो इस प्रश्न में हम बात करें, प्रस्तावना को राजनीतिक संविधान की राजनीतिक कुंडली कहने वाले कौन थे? KM मुंशी थे। और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहने वाले अर्नेस्ट बार्कर थे। ये भी सही है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे? तो इसमें ठाकुरदास भार्गव और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला थे। संविधान का सार ये किसी ने नहीं कहा। एक और याद रखना है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? ये भी याद रखना है, परिचय पत्र ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कहीं आपका परिचय पत्र ना हो जाए प्रश्न देख के। तो ये किसने कहा था? ये पालकीवाला ने, NK पालकीवाल ने। तो नाम याद रखना है। प्रस्तावना को इन्होंने कहा कि ये संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। एक व्यक्ति और आते हैं, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। वो व्यक्ति कौन थे? ठाकुरदास भार्गव थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है, एक प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जड़ें, इसकी अभिषता, इसकी प्रभुसत्ता जनसाधारण में नहीं था। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना के बारे में कहा था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? इसमें देखिए कौन सा शब्द शामिल नहीं है? न्याय है, बंधुता है, स्वतंत्रता है, लेकिन समानता इसके अंदर बिल्कुल ये शब्द नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ इनका क्रम जो इम्पोर्टेंट है। बस आपको ये चीज़ें, एक चीज़ याद रखनी है जो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सीधा प्रश्न आएगा आपका। एक तो कर्म, ये कर्म है। ठीक है, एक तो याद रखना है, एक तो ये कर्म संप्रभुता, ठीक है, समाजवादी, ये कर्म आपको याद रखने हैं। पथ निरपेक्ष, ऐसा कैसा प्रश्न आ सकता है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, ये कर्म याद रखना है। एक तो बिल्कुल ऐसा कैसा। दूसरा न्याय, स्वतंत्रता, ये कर्म भी याद रखना है आपको। क्षमता, ठीक है, ये कर्म पूछा जाता है। तीसरा गरिमा, एकता, अखंडता और बंधुता, ये कर्म पूछा जाता है। चौथा पूछा जाता है अंगीकृत, ये सारे के सारे याद रखना। अंगीकृत, अधिनियमित, ये सारे के सारे क्योंकि प्रस्तावना के अंदर है कर्म से। और आत्मा अर्पित, ठीक है। तो ये कर्म, एक प्रश्न आएगा यहाँ से सीधा, कर्म देख लेना। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि न्याय कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की न्याय है, ये भी याद रखना है। फिर आपसे पूछे स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, ये भी पूछा जा सकता है। समता कितने प्रकार की है? समता है अपने 2 प्रकार की। और बंधुता कितने प्रकार की है? 1 प्रकार की। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न की अगले की। प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श प्रेरित है, कहाँ से लिए गए हैं? ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए, और ये मोस्ट कर लेना। स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुता का जो शब्द है, ये कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से। अब इस प्रश्न में इसने पूछा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो शब्द नहीं है वो समानता नहीं होगा। कहीं आप सोचेंगे सर ये गलत कैसे है? ठीक है, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता, ठीक है। प्रश्न में
प्रश्न ये है कि इसमें जो शब्द है ये नहीं है, समता शब्द है, लेकिन ये समानता शब्द नहीं है। न्याय भी है, बंधुता और स्वतंत्रता है, लेकिन ये समानता शब्द इसमें शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में अनुच्छेदों के कौन से समूहों द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त है? तो इसमें हमने बात की थी पहले 15, 16, 19 और 30, ये केवल भारतीयों के लिए है, क्योंकि ये अलग अलग परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। भारतीय झंडा संहिता 2002 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये अनुच्छेद 51 क से संबंधित है, ये याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में किसने छोड़ा? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या रखी गई थी। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या रखी गई थी 389, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम है, ऐसा प्रश्न आएगा बिल्कुल। तो इसमें सही अनुक्रम न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? देखिए इसमें कौन सा शब्द नहीं है? विश्वास है, धर्म है, उपासना है, लेकिन भाषा का बिल्कुल उल्लेख नहीं है। फिर आगे 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था? कौन से मौलिक अधिकार को सूची से? तो संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया था और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 क के अंदर इसे शामिल किया गया है संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। इसे क्या बना दिया गया? अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार है, शैक्षणिक अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब प्रश्न ये बनता है यहाँ से, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे अलग किया गया था, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, संसद संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया? उच्चतम न्यायालय ने ऐसा किस मामले में ऐसा कहा? तो वो था गोलकनाथ बनाम जो मामला था 1967 के अंदर। इसने कहा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, जिस प्रकार प्रस्तावना के अंदर है उसी प्रकार ये है जो है अलग अलग न्यायालय के अंदर मामले चलते हैं, ठीक है। जैसे ये केशवानंद भारती बनाम 1973 ये प्रस्तावना से संबंधित है, ये इस प्रकार है सारे, ठीक है। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये है, राष्ट्रगान का सम्मान करना ये है, और बड़ों का सम्मान करना ये नहीं है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना ये सारे क्या है? मौलिक कर्तव्य है, ये नहीं है। एक निम्न में से किस समिति ने भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? तो किसने भी? स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक अधिकार कितने रखे थे? 8 मौलिक अधिकार रखने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखिए, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? तो वो था समाजवादी दल। कौन था? समाजवादी दल। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? ये 22 जनवरी 1947 को, डेट याद रखनी है आपको, कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? तो ये किया गया भारत तथा इंडिया नाम से किया गया है, ठीक है। 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है? तो इसमें प्रतिषेध, ठीक है, प्रतिषेध ये रिट है। तो जो ये रिट है ना, ये क्या है? ये रिट, ये अनुच्छेद 32(2) के अंदर उच्चतम न्यायालय की आदेश या रिट जारी करने की शक्ति है। तो ये कितने प्रकार की रिटें हैं? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, ठीक है, 5 प्रकार की। जिसमें एक मैं बात करूं, ये लिखा हुआ है, हम ज़्यादा बात क्यों करें। एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, और परमादेश है, उत्प्रेक्षण है, प्रतिषेध है, और कितनी हो गई? 1, 2, 3 और 4। एक और कौन सी रहेगी हमारी?
अधिकार परीक्षा कौन सी रह गई, अधिकार परीक्षा एक और रहेगी, ठीक है, वारंटो जिसे कहते हैं, को वारंटो, अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट होती है, ठीक है, ये अलग अलग इसके अंदर होता है। फिर कानून के समक्ष समानता की अवधारणा, कानून के शासन की अवधारणा एक तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये किया गया था एवी डाइसी के द्वारा। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा क्या है, कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, ये किसने कहा था, ये एवी डाइसी के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, कल्याणकारी राज्य का विचार कहाँ पे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर है, भी कहाँ पे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर। तो नीति निर्देशक तत्व के अंदर अनुच्छेद 38 के अंदर है, ये अनुच्छेद 38 के अंदर राज्य लोक कल्याणकार की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, स्मारकों, स्थानों और कलात्मक वस्तुओं या ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है, यह भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित है, तो ये किस में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर है, ये भी आप अच्छे तरीके से बता सकते हो, ठीक है, ये भी किस में है, स्मारकों, स्थानों, कलात्मक वस्तुओं, ये अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 49 के अंदर है, ये अनुच्छेद 49 के अंदर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, क्या ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अंतिम बैठक। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, ये भी कथन बिल्कुल सही है, पहले भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसमें आरएस के अंदर पूछा गया था, तो ये केवल दोनों सही है कथन, क्या है, दोनों कथन सही है। विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए संविधान सभा की कुल सदस्य कम हो गई थी, तो कितनी हो गई थी, 299 हो गई थी, कितनी हो गई, स्वतंत्रता के बाद 299 हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, किस स्वतंत्रता का, देखिए इसमें विचार की है, विचार प्रकट करने की है, विश्वास की है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय प्रस्तावना में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम इसमें सही है, वो आपको बताना है। तो इसमें सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये इसमें सही, बिल्कुल सही हो जाएगा, और मोस्ट कर लेना इसको, ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा क्रम, मैंने पहले भी बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, तो कौन सा मौलिक अधिकार है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिशों पर शामिल किए गए, तो सरदार सावर्ण सिंह समिति, ठीक है, ये सवर्ण सिंह समिति वही है जो बार बार प्रश्न आ रहा है, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार एक मूल अधिकार है, तो कौन सा, किसने दिया, एम.एच. होस्कोट वाद, एम.एच. होस्कोट वाद। अगला प्रश्न देखिए, एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है माचिस के कारखाने में कार्य करने को बाध्य किया जाता है, इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 के अंदर है, बालकों से संबंधित। देश के वनों तथा वन्य जीव समेत पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किसके अंदर शामिल है, तो नीति निर्देशक तत्व, किसमें अभी, नीति निर्देशक तत्व, ये याद रखना आपको पॉइंट, जो कहाँ पे दिया गया है, 48A के अंदर, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसके अंदर जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद लोक स्थानों पर धूम्रपान पर रोक से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ, ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को क्रियान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, तो कौन थे भी, वो थे जस्टिस जे.एस. वर्मा, जस्टिस जे.एस. वर्मा थे। अगला प्रश्न है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे, तो वो करते थे बम्बई का, ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो इसमें क्या है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। भारत संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? तो किसके अंदर? प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व के अंदर, सॉरी बी नंबर, प्रस्तावना के अंदर है और नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण तथा किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 25 हो जाएगा और ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है, जो मैंने आपको बताया था बारीकी से? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 19(1) अडै। भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का स्थान, ठीक है, तो अडै के अंदर हो जाएगा, 19(1) अडै के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा वाद आरक्षण से संबंधित नहीं है? आरक्षण से संबंधित नहीं है, तो इसमें अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीम, ये जो है आरक्षण से संबंधित नहीं है। बाकी एम नागराज बनाम भारत संघ है, इंदिरा सहानी बनाम भारत संघ है, बालाजी बनाम मैसूर राज्य है, तो ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। अगला प्रश्न है, राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया है? अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया है, तो ये किस में जोड़ा गया है? उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए अनुच्छेद 43 क जोड़ा गया है। तो ये याद रखना है आपको, अनुच्छेद 43 क इसके अंदर जोड़ा गया है। ये अपने मिलेगा नीति निर्देशक तत्वों के अंदर, ठीक है। यानी ये जोड़ा कब गया था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़ा गया था 43 क के अंदर, उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है। यानी राज्य का कर्तव्य बनता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका को बढ़ावा मिले, और जो सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन है वो अनुच्छेद 43(b) के अंदर है, ठीक है। और कर्मकारों के निर्वाह की मजदूरी वो अनुच्छेद 43 के अंदर है। समान सिविल सहायता अनुच्छेद 44 के अंदर है। अगला प्रश्न, संविधान के निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे JB कृपलानी। JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए वो कौन थे? JB कृपलानी। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है, तो वृत्ति, व्यापार, कारोबार और उपजीविका की स्वतंत्रता, ये इसके अंदर शामिल है, अनुच्छेद सी के अंदर, ऑप्शन सी के अंदर। संविधान सभा के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार है। संविधान सभा के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार कौन से हैं? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और वाद योग्य है, ठीक है, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन मूल अधिकार की किस संशोधन के द्वारा आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन के दौरान लागू किए जा सकते हैं? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद जो 20 है और 21 है वो जब आपात की उद्घोषणा होती है तो उनमें उन्हें लागू कर दिया जाता है। फिर है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 भारतीय संविधान में सन्निहित किस मूल अधिकार के अनुरूप बनाया गया है? तो ये अनुच्छेद 23, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, अनुच्छेद 23 और 24। किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपरिवर्तनीय किया गया है? अपरिवर्तनीय किया गया है अनुच्छेद 37 के अंदर। क्या किया गया है? अपरिवर्तनीय किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सूची P को सूची R से मिलाना है, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है? ठीक है, देखिए पर्यावरण की सुरक्षा ये 48(a) के अंदर आ जाएगा, और स्मारकों का संरक्षण ये 49 के अंदर आ जाएगा, और समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता और उसके बाद में काम करने का अधिकार ये किस में आ जाएगा? अब इसमें देखिए, ठीक है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा इसमें कानूनी सहायता 39(a) के अंदर, और ये काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 2-1-3-4, 2-1-3-4 होगा, 2-1-3-4 यानी बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, तो हैदराबाद में इसके अंदर शामिल नहीं हुई थी संविधान सभा में। संविधान सभा के निर्वाचन मंडल को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी, तो इसको मुस्लिम, सिख और साधारण, डी नंबर सही हो जाएगा आपका आंसर।
अगला प्रश्न है संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कब करवाए गए थे, तो ये भी याद रखना जुलाई अगस्त 1946 के अंदर, जुलाई अगस्त 1946 के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो किया था फ्रैंक एंथोनी ने, फ्रैंक एंथोनी जी के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किया गया। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया था, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया, मुकुट बिहारी लाल माथुर के द्वारा। ये प्रश्न बार बार आता है अभी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 में प्रदान नहीं किया गया है, तो कौन सा, हथकड़ी न लगाने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है, बाकी सारे हैं, ठीक है, अनुच्छेद 22 में। फिर है भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है, भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 के अंदर, मैंने पहले भी आपको बताया था मौलिक अधिकार के अंदर। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया, ये गया 2002 के अंदर, कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। फिर हमें मिलाना है, ये दिए हुए हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन किसके अंदर आ जाएगा, ये मौलिक कर्तव्य के अंदर है। तो इस प्रश्न में देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन ये किस अनुच्छेद के अंदर आएगा, ये अनुच्छेद 51A है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, एच, आई, जे, के तक है। तो इसमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन की हम बात करेंगे, ये आ जाएगा इसके अंदर अनुच्छेद 51A 7 के अंदर, ठीक है। हम बात करें मतलब ये रोमन संख्या के अंदर 7 है, और जिसे हम जी या 6 हिंदी में, इंग्लिश में जी और 6 कहेंगे, ये तो इसके साथ आ गया। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये किस मूल कर्तव्य के अंदर आ जाएगा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, अनुच्छेद 51A 9 के अंदर, रोमन संख्या में 9 है, और इसे जय या हम आई से अनुलोपित करेंगे। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, मानववाद और ज्ञानार्जन सुधार की भावना का विकास करें, ये आ जाएगा अपने इसके अंदर, ठीक है, अनुच्छेद 51A 8 रोमन संख्या में, जिसे हम बोलेंगे जी या हम एच जी, ठीक है, इसे जी बोलेंगे, जे बोलेंगे, ये जय और एच बोलेंगे। फिर देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये इसमें आ जाएगा 4 के अंदर, 3 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 और 1 और 3, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 2 4 1 3। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कथन किसका है, केटी साह का है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, केटी साह का। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है, तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है वो कनाडा से लिया गया है, ये हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16(4) क संबंधित है, अनुच्छेद 16(4) क किससे संबंधित है, ये पूछा जा सकता है। तो ये पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है, पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है, तो वह बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 प्रकार की रिट आपको मैंने बताई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आश्रय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का एक भाग है, ये चमेली सिंह वाद, ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता का उपबंध करता है, अनुच्छेद 44 करता है। कौन सा, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है, पंचायती राज की अवधारणा निहित है, तो राज्य नीति निर्देशक तंत्र, ठीक है, ग्राम पंचायत का आपने देखा अनुच्छेद 40 के अंदर उल्लेख है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। देखिए इसमें कौन सा शामिल नहीं है, देश की रक्षा हमने बात की, तो ये देश की रक्षा 51 जो गया है डी के अंदर है, और सार्वजनिक संपत्ति का जो सुरक्षित रखें वो है 51 जय और एच के अंदर, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, ये चीज़ें याद रखनी है, ये
51 वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है, ये जय और एच केंद्र, जय और एच केंद्र है। और सार्वजनिक संपत्ति का जो उल्लेख है वो जय केंद्र है, जय और आई केंद्र, ठीक है। तो करों का भुगतान इसके अंदर शामिल नहीं है। 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? तो वो था अपने लियाकत अली खान जी के पास में। अगला प्रश्न है, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? तो ये रही 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ये इसने पूछा है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से लेकर भारत की संविधान सभा के कितने समय तक अस्तित्व में रही? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। आगे प्रश्न आएगा वो अलग है। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। तो यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी थी? किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? तो ये फैजपुर का अधिवेशन था। तो ये याद रखना आपको, ये बात है अपने दिसंबर 1936 की। दिसंबर 1936 में फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने संविधान सभा का समर्थन किया था। और सबसे पहले हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी 1935 में, ठीक है। और 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा भी जो है नेहरू रिपोर्ट भी संविधान सभा की मांग के लिए रखी गई थी। तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है कि संविधान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 3 यानी ख के अंतर्गत विवृत विधि का अर्थ क्या है? विवृत विधि का अर्थ क्या है? 112 नंबर का आप बताइए आंसर क्या होगा? 112 नंबर प्रश्न का आंसर होगा विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि ही क्या कहलाती है? प्रवृत्त, विवृत नहीं, प्रवृत्त विधि का अर्थ है यहाँ पे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उपलब्ध है? ये बहुत बार प्रश्न आता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उपलब्ध है अनुच्छेद 13 के अंदर। किस में है? अनुच्छेद 13 के अंदर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं तथा पुरुष दोनों के लिए प्रावधान करता है? यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी महिलाओं और पुरुष के लिए दोनों के बराबर के लिए समान वेतन करता है, के लिए प्रावधान करता है, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 39। सी नंबर इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का जो है कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है, किसके अंदर होगा अभी? तो अनुच्छेद 48A, ठीक है। अगला प्रश्न, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया गया था? ये 1976 में पारित किया था। कब? 1976 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन के तरह बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा? अब ये प्रश्न है अलग, संविधान सभा को संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 300 क के अंदर, ठीक है। ये पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब इसे क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? इसके अंदर अनुच्छेद 50 की बात करें तो ये है कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक किया गया है इसमें, ठीक है। तो 1 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, BL मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति में सदस्य बनाया गया था? जो देखो मैंने प्रारूप समिति के आपके 7 सदस्य बताए थे, तो इसने पूछा है कि BL मित्र की जगह किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? N माधव राव को बनाया गया था। N
माधवराव को बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना, डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णाचारी को बनाया गया था। तो इसका सी नंबर अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए? तो ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है, 12 अधिवेशन हुए। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान कब लागू और प्रभावी किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950। आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? स्वतंत्र भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? इसका जवाब दीजिए। तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो वो 61 है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लेना, क्योंकि ये रीट प्री में पूछा गया था। अब की बार रीट प्री में पूछा गया कि 21 वर्ष से घटाकर 18 किया गया था, वो अनुच्छेद था किस संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अनुच्छेद नहीं। फिर मूल अधिकार दिए हुए हैं और अनुच्छेद दिए हुए हैं। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अंतःकरण की स्वतंत्रता, बलात् श्रम का प्रतिषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। तो इसमें देखिए, हम इसमें बात करते हैं कि कौन सा कथन सही है। देखिए, कारखानों में बालकों का नियोजन प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 24 के अंदर है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, उसमें आएगा। दूसरा है हमारा अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये किस में आएगी? ये आएगी अनुच्छेद 25 में। किस में? अनुच्छेद 25 में आएगी। ठीक है, बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये किस में आएगा? ये आएगा अनुच्छेद 23। यानी 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार वो है। ठीक है, फिर अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये किस में आएगी? ये अनुच्छेद 29 में आएगी। ठीक है, तो इसका जवाब होगा 23-14। ठीक है, इसका आंसर होगा 23-14 यानी बी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 2012 के अंदर। कब? 2012 के अंदर। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार बनाया गया? इसे स्वतंत्रता का अधिकार बनाया गया है। क्या बनाया गया? स्वतंत्रता का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य थे? तो सदस्य कौन थे? एक तो AR अंतुल्य थे, और एस रे थे, और उसके बाद में एक थे CM स्टीफन। एक यानी ए और बै और दै, इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, ए बै और दै, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो ये लगाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हुए थे? 26 नवंबर 1949 को प्रवृत्त हुए थे, तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? अनुच्छेद 6, 7, 367 और 324 सारे आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, सारे आ जाएंगे, ABCD सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रस्तावना पर निम्न में से किसका प्रभाव देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है अपने अमेरिका का मिलता है, ऑस्ट्रेलिया का, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ये सारे के सारे आंसर सही हो जाएंगे। डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डी नंबर। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रताओं का सही क्रम बताइए। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता है, उसका सही क्रम हमें बताना है। सबसे पहले आएगा विचार की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद में आएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये देखो इस प्रकार के क्रम। उसके बाद में हम बात करें तो विश्वास। ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, फिर धर्म, फिर उपासना। ये क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, ये 1, 2, 3, 5 प्रकार की हमें जो स्वतंत्रता दी हुई है प्रस्तावना के अंदर, इसका आंसर हो जाएगा 5, 1, 3, 2, 4 यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है? विधि शब्द को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 13(2) में। अनुच्छेद 13(2) में दर्शाया गया भी। ठीक है, विधि शब्द को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं? क्या यह बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। मूल अधिकार सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होते हैं।
मूल अधिकार व्यक्ति व राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मूल अधिकारों में संशोधन संसद करती है विशेष बहुमत से। तो ये सारे कथन सही हो जाएंगे, मूल अधिकार से संबंधित क्या हो जाएंगे, सारे कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम ने कहा था कि मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है। ठीक है, और इसमें संशोधन कौन कर सकता है, संसद कर सकती है, वो भी किससे, साधारण बहुमत से। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी और अनुच्छेद 21 से मिलकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो वो हो जाएगा अपना एकांतता का अधिकार। ठीक है, कौन सा, एकांतता का अधिकार। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो वो की गई है अनुच्छेद 16(4) के अंदर। किसमें भी, 16 एक मिनट रुकिए, इसमें आंसर होगा अनुच्छेद 15(5) में। ठीक है, अनुच्छेद 15(5) के अंदर भी। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा भी। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है अमेरिका से भी। कहाँ से, अमेरिका से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है, तो वह फ्रांस की क्रांति से। कहाँ से मिलती है, फ्रांस की क्रांति से मिलती है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कि कौन सी, 11वीं अनुसूची, जिसमें पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं के अंदर है नगर पालिका से संबंधित। ये 73वां और 74वां जो है पंचायती राज और नगर पालिका, ये भी टॉपिक है। मैं हो सकता है कल इस पर स्पेशल वीडियो लेकर आऊँ। और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची के अंदर। किसमें, 8वीं अनुसूची। भाषा से संबंधित आपसे पूछा जाए तो 8वीं अनुसूची आ जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो इसका जवाब आपको बी मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है। ठीक है, बैंक की सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है। 141 नंबर का आंसर होगा के.टी. साहा ने। किसने कहा है, के.टी. साहा ने। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मूल अधिकार क्या है, वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद हो गए। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अनुच्छेद 51। फिर देखिए, हमें सूची मिलानी है। अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायत से, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे अनुच्छेद 41 ये था सी, और ये अनुच्छेद 44 यहाँ पे था, ये यहाँ पे हो गया थोड़ा। ठीक है, और अनुच्छेद 48 अब हमें मिलान करना है। ठीक है, कृषि पशुपालन किससे संबंधित है, अनुच्छेद 48 से है। और यहाँ पे जो है इसके आंसर की बात करेंगे, ए का हो जाएगा तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या है। देखिए, जो अनुच्छेद है इसके अंदर, इसमें हमें दिया हुआ है एक तो ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन, इसका मैं बता देता हूँ किस अनुच्छेद में है। ये है अनुच्छेद 40 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 40 के अंदर है। दूसरा है कि काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार। ठीक है, इसमें काम करने का अधिकार में एक तो इसमें दो है। देखिए, अनुच्छेद 41 के अंदर है एक तो, जिसमें कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। एक अनुच्छेद 42 है। ठीक है, इसमें क्या है, काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपक्रम। तो दो प्रकार के इसमें काम करने के अधिकार है, काम करने का है। उसके बाद में एक प्रश्न है, समान नागरिकता, समान नागरिक संहिता। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ कौन सा अनुच्छेद है, समान नागरिक संहिता। ये किस में है, ये तो अनुच्छेद 44 के अंदर है। ठीक है, ये है अनुच्छेद 44 के अंदर। और दूसरा है कृषि और पशुपालन, ये अनुच्छेद 48 है। ठीक है, अनुच्छेद 48 है।
तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 40 तो सही है, ग्राम पंचायत का गठन। फिर यहाँ पे ये 41 है, अनुच्छेद 41, ठीक है, ये काम करने का अधिकार में आ जाएगा। फिर अनुच्छेद 44 ये आ जाएगा कृषि समान नागरिकता संहिता। अनुच्छेद 48 किस में आ जाएगा, कृषि व पशुपालन से। और 48 के अंदर वो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये 5 प्रकार की जो रिट जारी की हुई है, तो इसमें बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें आपको 1 साल के लिए, जैसे जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक का करंट आपको इसमें मिलेगा, जिसमें डेली, मंथली और वीकली टेस्ट मिलेंगे और जो पीडीएफ है वो मंथली मिलेगी। और 2024 का करंट मिल जाएगा मात्र 100 रुपये में। स्कूल व्याख्याता के जो साथी तैयारी करें उनके लिए राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान, टोटल 10 से 12 प्रश्न आएंगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ही ज्वाइन कर लीजिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। इसमें भी पीडीएफ मिल जाएगा। एसआई के लिए सारे कॉम्बो मिल जाएंगे। सीईटी में 10 से 12 प्रश्न आएंगे आपके, तो आप इसको ज्वाइन करें। अभी हाल ही में बस एलडीसी की ओर जारी कर देंगे, वो आप अच्छी तरीके से ले लेना और अच्छी तरीके से तैयारी करना। 10,000 पोस्ट है और बढ़िया करंट तैयार करना। ठीक है, तो प्रताप क्लासेस ऐप पर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, उनका फ़ायदा उठाएं और आज के ये 150 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लो। और आपके रीट में जो 7 से 8 प्रश्न आएंगे वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे हूबहू, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को भी वहां पे ज्वाइन कर लो, ताकि आपको वहां पे न्यू नोटिफिकेशन है, न्यू वैकेंसी के बारे में है या पीडीएफ है या क्वेश्चन मिलते रहते हैं और करंट से संबंधित न्यूज़ भी आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।